आज हम प्रबंधन के अंतर्गत देखेंगे मानव संसाधन प्रबंधन। देखो स्पष्ट रूप से देख रहा है कि प्रबंधन किसका करना है, मानव संसाधन का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM कहते हैं इसको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो इसमें हमको ये नहीं समझना है कि मानव संसाधन क्या होता है, हमको ये समझना है कि मानव संसाधन का प्रबंधन कैसे होता है, ये हमारा टॉपिक है। अब मानव संसाधन तो हम समझते हैं कि व्यक्ति को मानव है उसको संसाधन में हमको बदलना, मतलब उसको कोई काम आना चाहिए, तो वो मानव मानव संसाधन कहलाता है। यहाँ पे जो प्रबंधन के अंतर्गत जो मानव संसाधन प्रबंधन की बात हो रही है वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी संस्थान या संगठन में काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं। भाई संगठन में उत्पादन हो रहा है या कोई भी गतिविधि हो रही है तो या तो उसमें मशीनें होंगी या मशीन पे काम करने वाला आदमी होगा। और आप कितनी बड़ी से बड़ी मशीन भी लगा लो, बिना आदमी के कोई मशीन अभी काम नहीं करती है। मतलब मशीनों ने शारीरिक श्रम को रिप्लेस कर दिया, लेकिन मानसिक श्रम अभी भी मनुष्य को ही करना पड़ता है। तो मशीन को चलाने के लिए तो व्यक्ति की जरूरत होगी, तो बिना व्यक्तियों के कोई भी संगठन सरवाइव नहीं कर सकता। अब प्रबंधन में यदि संगठन के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों का मैनेजमेंट सही होगा तो संगठन सही ढंग से काम करेगा। तो यहां पे मानव संसाधन प्रबंधन का मतलब यही है कि संगठन या संस्था में काम करने वाले जो लोग हैं उनका सही ढंग से प्रबंधन। अब देखो ये बहुत व्यापक अवधारणा होगा, सब कुछ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो आदमी काम कर रहा है, उनकी नियुक्ति से लेकर उनका नियोजन, उनका नियंत्रण, उनकी स्टाफिंग, हर चीज मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आएगी। उनको अभिप्रेरित करना, उनको नेतृत्व प्रदान करना, सब कुछ मानव संसाधन का प्रबंधन है। मतलब जो कर्मचारी आपके संस्थान में काम कर रहे हैं उनका आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, क्योंकि देखो बिना मैनेजमेंट के तो कोई भी संस्था में काम नहीं हो सकता है। यदि आपने व्यक्तियों को सही ढंग से मैनेज नहीं किया तो आप संस्था में उत्पादन भी नहीं कर पाओगे, आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति भी नहीं कर पाओगे। भाई देखो बात वही हो ना कि जैसे टीम का कैप्टन रहता है, टीम का कैप्टन अपने खिलाड़ियों को खिलाता है कब किससे बैटिंग कराना, कब किससे बॉलिंग कराना, कहाँ फील्ड, ये कप्तान तय करता है, ये उसका नेतृत्व का गुण है। तो ये जो नेतृत्व का गुण है ना, ये मानव संसाधन प्रबंधन का एक अंग है कि व्यक्ति को अपने अधीन कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका मैनेज करना है, किससे क्या कराना है, किससे क्या कराना है, कब कराना है, कैसा उत्पादन कराना है, कैसे किसी को अभिप्रेरित करना है, ये भी बहुत अच्छे से जानता है। इन सब चीजों को कहते हैं मानव संसाधन का प्रबंधन। ठीक है ना। तो ये तो सामान्य सा अर्थ बताया है। अब देखो कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे टेरी लियोन्स की परिभाषा है। टेरी लियोन्स की परिभाषा क्या कहती है कि मानव संसाधन प्रबंधन की वह क्रिया है जो इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुई है कि किसी भी उद्यम का कार्य चलाने के लिए लोगों की सेवाओं का प्रयोग करना होता है। समझ रहे ना, मतलब ये एक ऐसी अवधारणा है जो इसलिए पैदा हुई है कि कोई भी कर्मचारी कोई भी संगठन को चलाने के लिए व्यक्तियों की सेवाएं, मतलब बिना आदमी के आप कोई संगठन चला ही नहीं सकते, कितना भी मशीनीकरण कर लो, मशीन चलाने के लिए भी आदमी लाना पड़ेगा। तो बिना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किए आप प्रबंधन को चला ही नहीं सकते, ये टेरी कह रहा है। फिर दूसरी है, इंग्लैंड की एक संस्था है मानव संसाधन प्रबंधन संस्था, इंग्लैंड की संस्था है, इसने मानव संसाधन प्रबंधन को परिभाषित किया और कहा है कि जो मानव संसाधन प्रबंधन है यह प्रबंधन का वह भाग है जो कार्यरत लोगों तथा उद्यम के अंदर पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। प्रबंधन के अंतर्गत मतलब आप संगठन के अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं और जो पूरा उद्यम है, इनके अंदर पारस्परिक संबंध, मतलब मैनेजमेंट और काम करने वाले व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध है। और इसका संबंध नियोजन के समस्त क्षेत्रों से है। मतलब नियोजन के समस्त क्षेत्रों से मतलब क्या है कि केवल उद्यम या वाणिज्य से संबंध नहीं थे, हर नियोजन का जो भी हमने नियोजन के क्षेत्र पढ़े हैं समस्त क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये इंग्लैंड की संस्था कह रही है। फिर एक और परिभाषा दी है CH नॉर्थकोट ने। CH नॉर्थकोट क्या कहते हैं कि सामान्य प्रबंधन का विस्तार है। ये जो मानव संसाधन प्रबंधन है ये क्या है, सामान्य प्रबंधन का विस्तार ही है जो एक व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक कर्मचारी को अपना पूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित एवं अभिप्रेरित करता है। व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा काम करे उसके लिए जो प्रेरित करता है वो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो ये अलग अलग परिभाषाएं दी गई है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ले देखिए यही है कि कर्म जो संस्था में व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट करना है, उनका प्रबंधन करना है, सब कुछ नेतृत्व, नियंत्रण, नियोजन, स्टाफिंग, उनको दंड, पुरस्कार, अभिप्रेरित, सब इसके अंतर्गत शामिल हो गया है। ठीक है ना।
तो देखो जो ये हमने मानव संसाधन प्रबंधन देखा है, इसके अंतर्गत जो हमने परिभाषाएं देखी, इससे इसकी जो हमको अवधारणा समझ आई है, इसमें 3-4 चीजें हैं। मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत 3-4 चीजें हैं। सबसे पहली तो ये है कि ये किसी भी संस्थान के जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन को मूल्यवान बनाने की प्रक्रिया है। किसी भी संस्थान के मानव संसाधन को मूल्यवान बनाने की प्रक्रिया है। समझ रहे कि संस्था के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी वैल्यू बढ़ाना, उनसे अधिकतम काम लेना है, वही है मानव संसाधन प्रबंधन। आदमी ये देखो मैनेजमेंट पर निर्भर करता है, उतने ही कर्मचारी ज्यादा उत्पादन करेंगे और उतने ही कर्मचारी कम उत्पादन करेंगे। आपने आदमी का मैनेजमेंट कैसे किया है, तो वही है कि जो संस्थान के मानव संसाधन है उनको मूल्यवान बनाने की ये प्रक्रिया है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, संगठन को मजबूत बनाना, संगठन को मजबूत तथा विकसित करना, संगठन को मजबूत बनाना तथा विकसित करना, ये सब कुछ क्या है, मानव संसाधन पर ही निर्भर करता है, वहां के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर। कि संस्थान, अब संस्था कह रहे हैं बहुत मजबूत संस्था है, तो मजबूत संस्था क्या मतलब है, थोड़ी कि कंक्रीट की बहुत चौड़ी दीवार से बनी है संस्था। संस्था मजबूत है मतलब इसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वही मिलकर संस्था बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, मतलब संस्था मजबूत और विकसित है। ठीक है ना। और ये जो मानव संसाधन प्रबंधन है, ये मानव संसाधन प्रबंधन किसी भी संस्थान के कर्मचारियों का इष्टतम उपयोग है। समझ रहे ना, अधिकतम उनका एफिशिएंसी के साथ उपयोग करना ही है मानव संसाधन प्रबंधन। तो ये परिभाषा में हमको 2-3 बातें निकल के आई हैं। अब इसमें है मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित कुछ सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिद्धांत, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिद्धांत। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। ठीक है ना। अब देखो व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई देखो, संगठन में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों में क्या है, आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा होती है। हर कर्मचारी चाहता है कि वो प्रमोट हो। भाई चपरासी चाहता है बाबू बन जाए, बाबू चाहता है बड़े बाबू बन जाए, बड़ा हो उनका मैनेजर बन जाए। हर व्यक्ति में लालसा होती है कि वो आगे बढ़ना चाहता है और इसके लिए वो अधिकतम काम करने को भी तैयार होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का व्यक्तिगत विकास सिद्धांत ये कहता है कि हमको कर्मचारियों की इस लालसा की पूर्ति करना चाहिए, लालसा की पूर्ति करनी चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना। भाई बाबू बड़ा बाबू बन गया, अब उसको पता चल जाए कि यार मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो उसको काम करने की ललक खत्म हो जाएगी। उनका यार अपने तो प्रमोशन होनी नहीं है, इसके आगे अपने लिए पोस्ट ही तो काम ही नहीं करेगा। तो ये क्या कह रहा है, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, कि व्यक्ति अपने आप को लगातार विकसित करते रहे, क्योंकि यदि उसमें आगे बढ़ने की ललक रहेगी तो वो ज्यादा काम करेगा। और ये कैसे मैनेज हो सकता है, अपनी वही प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए कि उसको हमेशा मिले कुछ ना कुछ। तो वो हमेशा क्या है, आगे आने की कोशिश करेगा, आगे आने की कोशिश करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा काम करेगा, तो संस्था अच्छे से चलेगी। ठीक है ना। दूसरा इसका सिद्धांत है वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत। वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत, वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत। देखो वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत क्या कहता है कि हमको कर्मचारियों का चयन वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से मतलब क्या है, जो कर्मचारी जिस काम के लिए उपयुक्त है उसी के लिए उसका चयन किया जाना चाहिए।
यदि वैज्ञानिक ढंग से चयन किया जाएंगे तो हम योग्य व्यक्तियों का चयन करेंगे, और योग्य व्यक्ति का चयन होगा तो संगठन अच्छे ढंग से चलेगा। भाई ड्राइवर को ड्राइवर का काम, माली को माली का काम, टाइपिस्ट को टाइपिस्ट का काम, तो आप उसी हिसाब से व्यक्ति का चयन करो। तो वही होती है वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत कि आपको क्या करना है, काम के हिसाब से व्यक्ति का चयन करना चाहिए। कर्मचारी का चुनाव वैज्ञानिक तरीके से, कर्मचारी का सिलेक्शन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। वैज्ञानिक तरीका मतलब समझ गए ना, योग्यता के अनुसार। फिर तीसरा सिद्धांत है अनुप्रेरणा का सिद्धांत। अनुप्रेरणा का सिद्धांत, अनुप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है कि वही मोटिवेशन, हमको कर्मचारी को लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना है। और मोटिवेट दोनों तरीके से हो सकता है, मौद्रिक भी कर सकते हैं और अमौद्रिक भी कर सकते हैं। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पे कि उसको आप मौद्रिक रूप से भी मजदूरी बढ़ा के, बोनस देके उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हो, और अमौद्रिक भी बहुत सारे तरीके होते हैं व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए। चौथा सिद्धांत है पर्याप्त संप्रेषण का सिद्धांत। पर्याप्त संप्रेषण, पर्याप्त संप्रेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट कम्युनिकेशन। देखो संप्रेषण अब भी पढ़ा है हमने। संप्रेषण में क्या दिखा था कि जो अपनी बात है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होनी चाहिए। तो देखो मतलब ये कह रहे हैं पर्याप्त संप्रेषण मतलब कि कर्मचारी को सभी जरूरी सूचनाएं पता होनी चाहिए। कर्मचारी को सभी जरूरी प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कर्मचारी को पूरी जानकारी होनी चाहिए संगठन के बारे में, संगठन के उद्देश्य के बारे में, उसका क्या काम है, उसको कहाँ काम करना है, किससे उसको आगे मदद मिलेगी, ये सारी चीजें देखने वाला होना चाहिए। उसी को कहते हैं पर्याप्त संप्रेषण का सिद्धांत, ठीक है ना। अगला सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत, पार्टिसिपेशन, वही कि कर्मचारियों को संगठन में सहभागी बनाना चाहिए। अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन सुनिश्चित होना चाहिए प्रत्येक कर्मचारी का। देखो जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा कर्मचारी संगठन का अपना उतना ही मानेगा, मतलब वो संगठन से अपने आप को उतना ही जोड़ेगा वो। फिर है अगला श्रम की गरिमा का सिद्धांत। छठवां सिद्धांत है श्रम की गरिमा का सिद्धांत। श्रम की गरिमा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है ना। अब देखो श्रम की गरिमा का सिद्धांत है, देखो संगठन में बहुत सारे काम होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। मैनेजर का काम अलग है, झाड़ू लगाने वाले का काम अलग है। हम व्यक्ति को उसी के हिसाब से उसकी सैलरी देते हैं, मैनेजर की सैलरी ज्यादा है, झाड़ू लगाने वाले की सैलरी कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट का काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और झाड़ू लगाने का काम अमहत्वपूर्ण है। यदि ऑफिस में सफाई नहीं होगी तो तुम ऑफिस में बैठ के काम भी नहीं कर पाओगे। तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के श्रम की गरिमा को बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि सफाई कर्मचारी है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उसको भी उस संगठन का ऐसा लगना चाहिए कि मैं एक अंग हूं। तो वही कह रहे हैं श्रम की गरिमा, कि छोटे से छोटे व्यक्ति के श्रम को भी महत्ता दी जानी चाहिए। देखो वो छोटा काम कर रहा है, उसको वेतन कम मिल रहा है, वो भी ये बात जान रहा है, लेकिन फिर भी सम्मान तो सबका होना चाहिए ना प्रबंधन के आपके संगठन, तभी तो वो अपने आप को संगठन से जोड़ पाएगा। तो वही कह रहे हैं श्रम की गरिमा का सिद्धांत, डिग्निटी ऑफ द लेबर, कि प्रत्येक कर्मचारी की या संगठन में जो भी कर्मचारी काम कर रहा है उसको हमको थोड़ी इज्जत देना है। और फिर है टीम भावना का सिद्धांत, सातवां है टीम भावना का सिद्धांत। अब देखो टीम भावना पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। टीम भावना का मतलब क्या है, सबको साथ लेके चलने का सिद्धांत, कि कर्मचारी और प्रबंधन को सभी कर्मचारियों को साथ लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब लाभ की बारी आई तो खुद ने ले लिया और हानि की बारी आई तो कर्मचारी को बांट दिया, मतलब दंड सबको दे रहे हैं और लाभ खुद ले रहे, नहीं, एक टीम के रूप में होना चाहिए। यदि लाभ हुआ है तो सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलना चाहिए।
और हानि हुई है तो फिर बात वो तो है कि अपने हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन लाभ में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। वही कह रहे हैं टीम भावना, सबको एक साथ लेने का मांदा होना चाहिए। ऐसा ना लगे कोई कर्मचारी की हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। देखो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ये इतने सिद्धांत हैं। अब इसका हमको उद्देश्य देखना है। उद्देश्य, मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? पहला इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला उद्देश्य है सांस्कृतिक विकास। देखो सांस्कृतिक विकास का मतलब यह है कि संगठन के जो भी कर्मचारी हों, संगठन के कर्मचारी अपने काम के लिए अभिप्रेरित रहें। कर्मचारी अभिप्रेरित रहें, टीम भावना के रूप में काम करें, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी क्या है, हमको एक सांस्कृतिक विकास करना पड़ेगा। मतलब संगठन में जो भी कर्मचारी हैं वो अपने आप को एक कॉमन संस्कृति का हिस्सा समझेंगे कि हम सब एक ही हैं। ठीक है ना, तो ये सांस्कृतिक विकास है पहला उद्देश्य। दूसरा है संगठनात्मक समर्थन। संगठनात्मक समर्थन, संगठनात्मक समर्थन है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, भाई संगठनात्मक, पूरा संगठन में जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी कैसे होने चाहिए, कुशल होने चाहिए। क्योंकि देखो यदि कर्मचारी कुशल होंगे, उनको काम करना आता होगा, तभी आप में संगठनात्मक समर्थन, एक सामर्थ्य हासिल होगा। क्योंकि कर्मचारी आपके कुशल है ना, आपने कर्मचारी को योग्यता के आधार पर रखा गया है, उनको सब काम करना आता है। चौथा है प्रतिक्रियात्मक उन्नति, तीसरा सॉरी प्रक्रियात्मक, प्रक्रियात्मक उन्नति। प्रक्रियात्मक उन्नति मतलब क्या है कि देखो जो कर्मचारी काम कर रहा है उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ, वृद्धि। एक प्रोसीजर होना चाहिए, चाहे प्रमोशन का हो या आगे बढ़ने का, एक निश्चित प्रोसीजर होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर को फिक्स करता है, तो यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इस चीज को देखा जाता है। और चौथा है व्यक्तिगत उन्नति, व्यक्तिगत उन्नति। व्यक्तिगत उन्नति मतलब क्या है, कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने में मदद करना चाहिए, कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने में मदद। मतलब समझ रहे हैं ना, आपने योग्य कुशल कर्मचारियों को तो भर्ती किया है, लेकिन समय समय पर उनको ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देना पड़ेगा ताकि वो अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि कर सकें। और अंत में है संगठनात्मक लक्ष्य, पांचवा इसका उद्देश्य है संगठनात्मक लक्ष्य। संगठनात्मक लक्ष्य मतलब क्या है कि जो भी कर्मचारी हो आपके संगठन में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ये कोशिश करती है कि संगठन के सभी कर्मचारियों का गोल कॉमन हो, उनको अपना कॉमन लक्ष्य पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के उद्देश्य हैं। अब इसमें हमको देखना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कार्य क्षेत्र, फंक्शनल एरिया, कार्य क्षेत्र ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हमको कुछ विचारकों ने अलग अलग जो बताए हैं उनको ही हमको याद रखना है। जैसे पहला बताया है डेलियोडर और रॉबर्ट जे नेल्सन ने, डेलियोडर और रॉबर्ट जे नेल्सन, रॉबर्ट जे नेल्सन, इनने मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्रों को 7 भागों में बांटा है।
मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्रों को 7 भागों में विभाजित किया है। पहला, विभागीय प्रशासन। विभागीय प्रशासन। दूसरा है सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी। तीसरा है लाभ एवं सेवाएं। चौथा है श्रमिकों का चुनाव एवं पदस्थापना। श्रमिकों का चुनाव एवं पदस्थापना। पांचवा है प्रशिक्षण। छठवा है वेतन, मजदूरी या वेतन। और सातवां है शोध कार्य। देखो, मानव संसाधन प्रबंधन के ये कार्य बता रहे हैं कि क्या कार्य किया जाता है मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत। तो देखो, सबसे पहले देखा जाता है विभागीय प्रशासन। पूरे विभाग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके संगठन में जितने भी विभाग होंगे सबका एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी का मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि कर्मचारी, आपके संगठन में जो भी कर्मचारी वो समूह के रूप में काम कर रहे हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि समूह जो भी वो काम कर रहे हैं अलग अलग समूह के रूप में, उनकी मांग एक ही हो कि भाई जैसे एक सेक्टर के कर्मचारी, उन्होंने कहा कि हमको बोनस चाहिए, हमको वेतन बढ़ाना है, तो वो सामूहिक सौदेबाजी है। तीसरा है लाभ और सेवाएं। सभी कर्मचारियों की लाभ और सेवाएं फिक्स हैं, उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, उनको कितनी सर्विसेज करनी है। कर्मचारियों को चुनाव एवं पदस्थापना, वो ये यहीं से चालू हो गया, ये तो अवधारणात्मक स्तर है। फिर प्रैक्टिकल आ गया। क्या प्रैक्टिकल आ गया कि पहले आप कर्मचारियों का चुनाव करोगे, उनको प्रशिक्षण दोगे, फिर उनको वेतन दोगे, और फिर क्या है, रिसर्च में भी थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके जो मानव संसाधन प्रबंधन है सही ढंग से काम कर पाएगा। ठीक है ना। तो देखो, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक विचारक डोल्डियर रॉबर्ट जे नेल्सन ने मानव संसाधन प्रबंधन के 7 कार्य क्षेत्रों के बारे में बताया है। फिर इसके बाद बताया है स्ट्रॉस तथा सेलियस ने। स्ट्रॉस और सेल्स ने, इनने मानव संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में भी बताया है। ठीक है ना। देखो, इनने भी कुछ पॉइंट बताए हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखा। सबसे पहले इनने यही कहा है, क्या कहा है कि श्रमिकों की भर्ती, श्रमिकों की भर्ती, चयन और उन्हें कार्य पर लगाना। ठीक है ना, एक ही लाइन में लिख दिया इनने। दूसरी बात क्या लिखी है, कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण और मूल्यांकन, मतलब काम पे लगा दिया, उनके काम का एनालिसिस करो और उनके काम का मूल्यांकन करो। फिर तीसरा है श्रमिकों के रोजगार संबंधी दस्तावेज रखना। रोजगार संबंधी दस्तावेज रखना, वही उनके रोजगार के समय, उनने भर्ती समय जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको संभाल के रखना। फिर वही है श्रमिकों के रोजगार से संबंधित कार्यक्रम बनाना। कार्यक्रम। पांचवा है प्रशिक्षण। छठवा है जनसंपर्क। और सातवां है मानव संसाधन की विधियों का निर्धारण। मानव संसाधन की विधियों का निर्धारण। ठीक है ना। तो देखो, ये मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र हैं कि आपको इन इन सेक्टरों में काम करना पड़ेगा। तो ये दो विचारकों ने अलग अलग बताया है, इसलिए अपन ने इनको अलग से लिखा है। ठीक है ना, मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र। अब इसमें हमको देखना है मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्या है। कार्य क्षेत्र और कार्य अलग अलग है।
किस क्षेत्र में काम करना है और कौन सा कार्य करेगा। तो ये देख रहे हैं कि अब कौन कौन से कार्य करता है मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत। तो देखो मानव संसाधन के प्रबंधन के कार्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है प्रबंधकीय कार्य, प्रबंधकीय कार्य, नाम से ही स्पष्ट है प्रबंधकीय कार्य। मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि इसमें जो मैनेजर है अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अपने अधीनस्थों के माध्यम से पूरे संगठन पर नियंत्रण रखता है। मतलब क्या है, इसके अंतर्गत देखो क्या क्या आ जाएगा, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण। यही होता है ना कि उच्च अधिकारी निम्न अधिकारियों के माध्यम से जो पूरी संस्था है या पूरे उद्योग पे नियंत्रण रखते हैं, नियंत्रण भी रखते हैं, निर्देशन भी करते हैं, नियुक्ति भी करते हैं, संगठन भी बनाते हैं और नियोजन भी करते हैं। इन सबको बोल दिया प्रबंधकीय कार्य। तो मानव संसाधन प्रबंधन का एक कार्य क्या हो गया, प्रबंधकीय कार्य। देखो एक ही कार्य है लेकिन उस प्रबंधकीय कार्य में बहुत सारे कार्य समाहित हैं। फिर दूसरा है परामर्शीय कार्य, परामर्शीय कार्य। परामर्शीय कार्य में क्या कह रहे हैं, अब देखो परामर्शी कार्य में क्या है, यहां पे आपको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा, मजदूरी, वेतन, उनकी कार्य करने की सुरक्षा, उनकी चिकित्सा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान, श्रम कल्याण, ये सब इस मामले में भी आपको सलाह देना परामर्शी कार्य है कि आपने कर्मचारियों को तो भर्ती कर लिया, उनका प्रशिक्षण कैसे होना चाहिए, उनके वेतन भत्ते, पेंशन, मेडिकल क्लेम, सारी बातों की चिंता आपको करनी है। और तीसरा है क्रियात्मक कार्य, क्रियात्मक कार्य। क्रियात्मक कार्यों में मतलब क्या है, ये जो परामर्शी कार्य है इन्हीं को आपको फंक्शन भी करना है। भाई देखो वेतन भत्ते मजदूरी कितनी होनी चाहिए ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आएगा, और जब उनको देने की बारी आएगी तब भी इसी के अंतर्गत। मतलब क्या है, आपको प्रशिक्षण कैसे देना ये भी निर्धारित कर लिया कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया कैसे होगी। अब उस जो देना है ना उसकी व्यवस्था भी आपको करनी है। तो ये जो सारे परामर्शी कार्य है ना, ये सारे क्रियात्मक कार्य के अंतर्गत भी आ जाएंगे। कर्मचारी की सुरक्षा, वेतन भत्ते, मजदूरी, चिकित्सा, ये सब, ठीक है ना। तो देखो ये मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य हैं, इतने कार्य हैं मानव संसाधन प्रबंधन के। अब देखो इस मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित कुछ और अवधारणाएं हैं, उनको देख लेते तो फिर ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो पेपर में पूछी जा सकती है। जैसे सबसे पहला है कि कार्मिक नियंत्रण, कार्मिक नियंत्रण, कार्मिक नियंत्रण, पर्सनल कंट्रोल। देखो कार्मिक नियंत्रण मतलब होता है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी आपके संगठन में काम कर रहे हैं, उनके विकास पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, उनके प्रशिक्षण पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, उनको कितना कौशल दिया जा रहा है, वो कितना आउटपुट दे रहे हैं, ये सब की व्यवस्था क्या है, किसमें की जाती है, कार्मिक नियंत्रण में। भारत सरकार का भी एक मंत्रालय है, इसको कार्मिक मंत्रालय कहते हैं। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ये सभी काम किया जाता है। तो देखो इस कार्मिक नियंत्रण के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है वो हमको देखना है। इस कार्मिक नियंत्रण के अंतर्गत मुख्य रूप से, कार्मिक नियंत्रण के अंतर्गत मुख्य रूप से पहला कार्य है इसका उपार्जन। कार्मिक नियंत्रण के अंतर्गत पहला कार्य क्या है, उपार्जन। उपार्जन का मतलब यह है कि संस्था के जो भी कर्मचारी हैं, संस्था के जो भी कर्मचारी हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हमको देखना है। और देखो उपार्जन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति जहां है वहां हो, जहां है वहीं होना चाहिए। वहीं का मतलब क्या है, योग्य,
ड्राइवर है तो ड्राइवर अपने योग, कंप्यूटर ऑपरेटर है तो वो उसकी योग्यता भी वही थी और उसी पद पर वो नियुक्त है। यदि किसी का स्थानांतरण करना है या कोई व्यक्ति स्थानांतरण चाह रहा है तो ये भी आपको ही देखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कार्य से अलग होना चाह रहा है, अनिच्छा से कार्य कर रहा है, ये सब तो ये उपार्जन के अंतर्गत क्या है, कर्मचारियों के इतने मामलों को देखा जाता है। फिर दूसरा इसके अंतर्गत देखा जाता है विकास। विकास, देखो विकास का मतलब यह है कि जो आपको प्रशिक्षण दिया गया था, प्रशिक्षण का कितना फायदा हुआ है, कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण दिया गया था उसका कितना फायदा हुआ है। तीसरा है पारितोषक प्रतिफल। पारितोषक प्रतिफल, सैलरी, वेतन, भत्ते, मजदूरी, इन सबको देखा जाता है। फिर चौथा है एकीकरण। पांचवा है जीविका। पांचवा है जीविका, ठीक है ना। बस इतने ही कार्य हैं। देखो एकीकरण का मतलब है कर्मचारियों और संगठन के कार्यों में एकीकरण होना, और जीविका का मतलब क्या है कि कर्मचारी देखो जो भी काम कर रहा है वो दरअसल क्या है, जीविका है, तो उसका जीवन यापन का साधन ना, तो थोड़ा बहुत उससे हमको भावनात्मक लगाव भी रखना चाहिए। तो ये मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत एक अवधारणा आती है कार्मिक नियंत्रण। कार्मिक नियंत्रण का मतलब क्या है कि कर्मचारी जो काम कर रहे हैं आपके संगठन के अंतर्गत उन पर कौन कौन से नियंत्रण आपको रखना है, ठीक है ना। फिर दूसरा इसके, ये तो कार्मिक नियंत्रण हो गया। कार्मिक नियंत्रण के बाद एक और चीज आती है जिसको कहते हैं पदस्थ, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब है पद स्थापना। पद स्थापना, पद स्थापना से मतलब क्या है कि योग्यता के हिसाब से नियुक्ति करना, योग्यता के अनुसार। प्लेसमेंट, व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नियुक्त किया जाए कि आप कर्मचारी से क्या चाह रहे हो, कर्मचारी आपसे क्या चाह रहा है, कर्मचारी स्वेच्छा से कितना काम करने को तैयार है, आप उससे कितना काम लेना चाहते हैं, ये सब सारी बातों को क्या है, प्लेसमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। फिर जब प्लेसमेंट होगा तो प्लेसमेंट के बाद आपको क्या है, प्रशिक्षण एवं विकास। प्रशिक्षण एवं विकास, ये भी आप समझ ही रहे हो, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। फिर सेवा मुक्ति की अपील। सेवा मुक्ति की अपील, ये भी एचआरएम के अंतर्गत आता है कि कोई व्यक्ति यदि ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको सस्पेंड करना, उसको कार्य से अलग करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। और अंत में मानव संसाधन अनुसंधान। मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत अनुसंधान करना भी एक उसका प्रमुख कार्य है, ठीक है ना। इसमें अंतिम अपन को एक चीज देखनी है, वो है एक शब्द देखना है जिसका मतलब ये है, उसको कहते हैं कार्मिक प्रशासन में ईडीपी का प्रयोग। कार्मिक प्रशासन में ईडीपी, ईडीपी का प्रयोग। ईडीपी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। देखो ये कुछ नहीं है, ईडीपी, ईडीपी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये तो फुल फॉर्म हो गया। इसका सीधा मतलब है जो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हो ये कंप्यूटर के माध्यम से हो। आजकल हो ही रहा है, पूरा तो काम कंप्यूटर के माध्यम से, कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते, मजदूरी, किसकी क्या पोजीशन है, किसके खाते में क्या पैसा है, किसकी कितनी सेवा बची है, कितनी सेवा हो गई, सारी जानकारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से फीड होनी चाहिए। उसी को कहते हैं कार्मिक प्रशासन में ईडीपी का उपयोग, ठीक है ना। तो देखो ये अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत अपन को इतना ही देखना था।